चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, किस टर्म का क्या परिभाषा होती है, क्या यूज होता है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर ही देख लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज के टॉपिक जान लीजिए कि आज कौन कौन से टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा मैं, और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में, और हर एक टॉपिक इतने अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहली चीज़ तो देखेंगे अर्थव्यवस्था है क्या, है ना, कि अर्थव्यवस्था है क्या। उसी के अंदर जो आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज़ है जब अर्थशास्त्र देख लेंगे तो अर्थशास्त्र के अंदर ही आती है भारत की अर्थव्यवस्था। तो फिर अगली चीज़ हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। फिर देखेंगे असमानताएं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानताएं हैं किसे बोलते हैं, असमानताएं क्या होती हैं और इनका क्या उपयोग है और कैसे इनको दूर किया जाए। फिर देखेंगे हम लोग बेरोजगारी, कि बेरोजगारी कहते किसे हैं, कौन लोग होते हैं जो बेरोजगारी की रेंज में आते हैं, फिर इनके कारण क्या हैं, दूर करने के उपाय, और कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो मेन क्वेश्चन आता है बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। फिर देखेंगे रोजगार, जब बेरोजगारी है तो उसको दूर करने के लिए क्या होगा, रोजगार देना पड़ेगा। तो रोजगार के भी सारे प्रकार देखेंगे, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। फिर ऐसे ही देखेंगे हम निर्धनता, कि निर्धनता कितने टाइप की होती है और इसके कारण दूर करने के उपाय। कौन कौन सी निर्धनता पे अब तक समितियां बनी हैं, उनने क्या क्या सिफारिश की है। निर्धनता रेखा जो PL पावर्टी लाइन होती है, खासतौर से BPL वाला लोगों ने सुना होगा, बिलो पावर्टी लाइन, तो किसे बोलते हैं, बिलो पावर्टी लाइन के नीचे लोग कौन से लोग आते हैं, कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद अगला देखेंगे आर्थिक वृद्धि, क्योंकि आजकल देश में ज़्यादा बात किस चीज़ की हो रही, GDP ग्रोथ। तो वो GDP ग्रोथ क्या है, आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि मेनली कहते किसे हैं वो देखेंगे। इसके बाद आर्थिक विकास, अब वृद्धि है और विकास है तो विकास में कुछ तो अंतर होगा, तो फिर आर्थिक विकास देखेंगे। आर्थिक विकास के सारे निर्धारक तत्व देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आर्थिक विकास का निर्धारण करते हैं। फिर तो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में क्या है, विभिन्न सूचकांक आ जाएंगे, बहुत टाइप के जो सूचकांक होते हैं वो सारे आ जाएंगे इसके निर्धारक तत्व में। फिर देखेंगे हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, इसी के सूचकांकों का ही पार्ट हो जाएगा ये सारा, यहाँ से लेके आपका इंडेक्स तक। तो ये सारे इंडेक्स आ जाएंगे जो आर्थिक विकास के सूचकांक हैं, जो ये बताते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 बाय 1 इंडेक्स देखेंगे। पहला इंडेक्स आएगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, दूसरा आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर तीसरा आएगा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, चौथा है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, पांचवा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके बाद छठवां है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स से अपने को पता चलेगा कि हाँ क्या है, विकास हुआ है भारत में कि नहीं, और दुनिया के और देशों की कंपेरिजन में भारत कहाँ खड़ा हुआ है। अगला देखेंगे समावेशी विकास किसे कहते हैं। फिर उससे अगला सतत विकास, दोनों में अंतर क्या है और सतत विकास किसे बोलते हैं। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे मांग और पूर्ति क्या होती है। किसी चीज की मांग होती है तो किस चीज को मांग बोलते हैं और किस चीज को पूर्ति बोलते हैं। फिर बाजार तंत्र देखेंगे, अब मांग पूर्ति है तो एक बाजार होना चाहिए तभी मांग की पूर्ति होगी। फिर अगला देखेंगे कि बाजार तंत्र में आपकी दो चीजें होती हैं, एक होता है चालू मूल्य या बाजार मूल्य और दूसरा होता है PPP। तो चालू या बाजार मूल्य को बोलते हैं वास्तविक मूल्य, एक होता है PPP परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता, वो देखेंगे। दोनों में अंतर देखेंगे, ये भी बताएंगे आपको कि PPP में इंडिया का स्थान दुनिया में कौन से स्थान पे है, और वास्तविक जो है डॉलर का मूल्य चल रहा है उसमें इंडिया कौन से स्थान पे। फिर देखेंगे राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय शब्द होता है यूज, वो है क्या, क्या वो GDP है कि GNP है कि NNP है ना, कि NDP है, क्या है, किसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं, इसका आकलन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें देखेंगे। इसका देश पे प्रभाव, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो GDP देखेंगे, GNP देखेंगे, NDP देखेंगे, NNP देखेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग मौद्रिक प्रणाली पे, कि मुद्रा कहते किसे है, कितने प्रकार की मुद्रा होती है, मुद्रा का काम क्या होता है, क्या मुद्रा ही अर्थशास्त्र है, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर मौद्रिक प्रणाली की, जो इंडिया की मौद्रिक प्रणाली वो कैसे काम करती है, उस प्रणाली को कौन रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। अगला देखेंगे हम
बैंकों में खाते, जब मुद्रा आ गई तो फिर बैंक आना है। आपके पास पैसा आ गया तो क्या है, अगला रोल हो जाता है बैंकों का। तो बैंक बोलते किसे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे बोलते हैं, कितने टाइप के बैंक होते हैं, क्या सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक हैं, और भी जो होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये सारे बैंकों के प्रकार देख लेंगे। फिर देखेंगे हम मुद्रा आपूर्ति, कि मुद्रा की आपूर्ति किसे कहते हैं, कैसे होती है, और आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है किसी मुद्रा की आपूर्ति को। फिर देखेंगे भारत की मुद्रा प्रणाली है कैसे, क्या कौन सी प्रणाली भारत में अपनाते हैं, और आरबीआई कैसे नोट छापता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। फिर बताएंगे आरबीआई के बारे में और क्या क्या आरबीआई के काम हैं, कैसे विदेशी मुद्रा विनियमन करता है, कैसे नोट छापता है, कैसे लोन देता है, और बैंकों को रेगुलेट कैसे करता है आरबीआई, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे बढ़ाता है, महंगाई पर नियंत्रण कैसे रखता है, विकास दर कैसे बढ़ाता है, गरीबों का कल्याण कैसे करता है, ये सारे काम आरबीआई के आ जाएंगे। फिर देश की मौद्रिक नीति देखेंगे कि आरबीआई जो सारे काम करता है वो किस चीज़ के माध्यम से करता है। दो नीतियाँ होती हैं, एक होती है आपकी राजकोषीय नीति जो सरकार चलाती है, एक होती है मौद्रिक नीति जो आरबीआई चलाता है, और दोनों का काम मेनली यही है कि देश का विकास करना, महंगाई पे नियंत्रण रखना और वित्तीय ढांचा मजबूत बनाए रखना। फिर देखेंगे जो आरबीआई के टूल्स हैं मौद्रिक नीति निर्धारण के, पहला आ जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। अगला आ जाता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसे बोलते हैं। फिर देखेंगे हम लोग बैंक दर, बैंक दर किसे बोलते हैं, रेपो रेट किसे बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किसे बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मौद्रिक नीति के प्रकार, कितने टाइप की मौद्रिक नीति होती है, संकुचित होती है, एक विस्तृतात्मक होती है। तो कब आरबीआई संकुचित मौद्रिक नीति अपनाता है, कब देखते हैं कि महंगाई बढ़ गई तो आरबीआई कुछ करता है कि महंगाई नियंत्रण में आ जाए, कब देखते हैं कि देश की वृद्धि दर कम हो गई तो आरबीआई कुछ करेगा कि देश की वृद्धि दर बढ़ जाए, वो सारी डिटेल बताएंगे। फिर देखेंगे अब मौद्रिक नीति है तो उसका निर्धारण कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के कर रहे हैं। तो आरबीआई की एक कमेटी बनी थी 2014 के बाद 15 में, वो किस कमेटी की सिफारिश से बनी, क्या काम होता है, कैसे मौद्रिक नीति डिसाइड होती है। फिर मुद्रास्फीति, महंगाई जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई, तो महंगाई किसे बोलते हैं, कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे रोकते हैं, और महंगाई रुक जाए, अगर महंगाई बंद हो जाए तो कैसे मंदी आ जाती है, मंदी और ज़्यादा टाइम तक रह जाए तो वो डिप्रेशन में बदल जाती है। तो वो क्या महंगाई क्या देश के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। आगे चल के रुपये का भी बताएंगे, रुपये का जो अवमूल्यन होता है, रुपये का मूल्य गिर जाता है तो उससे देश को फायदा क्या क्या है, लॉस क्या है। फिर राजकोषीय नीति जो सरकार की नीति होती है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाता है, उसके पास क्या क्या उपाय हैं। फिर वित्तीय संस्थान, यही आ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, बैंक देखेंगे और बैंकों के प्रकार। आज के इसमें अगर फिर टाइम बचा तो और भी चीज़ें, शेयर मार्केट की तरफ चले जाएंगे, शेयर मार्केट देखेंगे, शेयर देखेंगे कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, मुद्रा मार्केट क्या होता है, कॉल क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, कैसे लोग शेयर का क्रय विक्रय करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र बोलते किसे हैं। बड़ी सिंपल भाषा में तरीके से आप लोग को समझाते जाएंगे, समझते रहना। इतना समझ लें किसी भी यूपीएससी के भी टीचर के पास जाओगे एक दिन में इतने सारे टॉपिक नहीं आपके क्लियर कराएगा। इस तरीके से तो कराएगा ही नहीं कि वो किताबी भाषा बताएगा ज़्यादातर, तो 1 बाय 1 बहुत अच्छे से समझ लेना किसी भी एग्जाम को देने वाले क्यों ना। अर्थशास्त्र क्या होती है, देखो दो ही चीजें होती हैं, एक होती है वस्तु, एक होती है सेवा। तो देश में या किसी भी समाज में दो ही चीजें होती हैं, मुद्रा, पैसा। जो मुद्रा है आपका, पैसा या सोना चांदी क्या है, ये तो लेन देन का माध्यम है। जब पैसा नहीं चलता था तो लोग क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे देते थे, अनाज के बदले सेवा ले लेते थे। किसी से आपको फर्नीचर बनवाना तो आप क्या करते थे, उसको अनाज दे देते थे। तो ऐसा नहीं है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था कहलाती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मुद्रा से कोई लेना देना नहीं। अर्थशास्त्र में दो ही चीजें होती हैं, वस्तु और सेवाएं। तो किसी भी देश या समाज में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन या वितरण, अब उत्पादन हुआ, वस्तु सेवाएं या तो उत्पादन होगा उनका, बनेंगी, और दूसरा होगा वितरण, लोगों तक पहुंचेंगी, बांटा जाएगा उनको या बेचा जाएगा। तो उत्पादन और वितरण की जो प्रणाली का अध्ययन आप करते हो ना, उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो क्या होगा, वस्तु तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन
व वितरण प्रणाली का अध्ययन। किस चीज में करोगे? एक देश या समाज में, एक देश या समाज में। तो इसी को ही बोलते हैं क्या? अर्थशास्त्र। ये वो प्रणाली जिससे आप किसी देश में या किसी समाज में या कोई क्षेत्रीय जगह है, छोटा सा प्रदेश भी है, तो उसकी अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है। तो क्या कि उसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है, उनका वितरण कैसे होता है, इस प्रणाली का अध्ययन ही क्या होता है? आपका अर्थशास्त्र होता है। अब देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार की होती है। अर्थशास्त्र के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि। तो व्यष्टि किसे बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र उसे बोलते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या एक फर्म का अध्ययन किया जाए, है ना। कोई एक व्यक्ति हो या फर्म हो एक, या एक सीमित स्तर पे किसी एक चीज का अध्ययन किया जाए, वो होगी व्यष्टि। और समष्टि में पूरे देश की समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए, पूरी देश या समाज की। तो व्यष्टि और समष्टि में यही अंतर है कि जब देश की सारी, देश या क्षेत्र की सारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए, जिसमें क्या आ जाएगा? फर्म आ जाएगा, फर्म मतलब कंपनी, बैंक आ जाएंगे, जो भी चीज हो सकता है, हर उस चीज का जो अर्थशास्त्र से जुड़ी है, क्रय विक्रय या उत्पादन से जुड़ी हुई है, उस सब का अध्ययन करना आपका क्या हो जाता है? समष्टि में, सबका एक साथ। और किसी एक फर्म का, एक कंपनी है टाटा, केवल उसका अध्ययन होगा तो वो क्या हो गई? व्यष्टिगत अर्थशास्त्र। तो ये तो हो गए आपके अर्थशास्त्र के प्रकार। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के क्या क्या प्रकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी एक होती है, समाजवादी, तीसरी मिश्रित, चौथी साम्यवादी। तो क्या अंतर है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, समाजवादी में क्या है, साम्यवादी में क्या है और मिश्रित में क्या है। इंडिया में इस टाइम कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही है और पहले कौन सी अर्थव्यवस्था थी, इस सारे बारे में बात करेंगे। तो पहला है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था का विकास हुआ या ऐसे विचारों का विकास हुआ है आपका यूरोपियन कंट्रीज में। एक व्यक्ति थे आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ करके ये व्यक्ति थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें इनको बोला जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित अपने सारे सिद्धांत रखे और पहली ऐसी पुस्तक थी जिसमें अर्थशास्त्र के कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी क्षेत्र, आपका निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर प्रधान होता है। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारे उत्पादन के साधन होते हैं अधिकतर। दूसरी चीज होती है इसमें गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होता है। गवर्नमेंट हस्तक्षेप बहुत कम होता है, मिनिमम, वो होता ही नहीं है। गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं, मिनिमम जो रेगुलेशन उन्होंने बना दिया आप उनको फॉलो करो, गवर्नमेंट हस्तक्षेप ही नहीं करेगी। तीसरी चीज क्या होती? लाभ। लाभ के लिए काम होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए, फर्म के लाभ के लिए काम होगा। चौथी चीज क्या होगी इसमें? चौथी चीज होगी कि मांग तथा पूर्ति। मांग तथा पूर्ति के आधार पर क्या होगा? मूल्य नियंत्रण होगा कि जो मांग है उस हिसाब से पूर्ति होगी, उस हिसाब से मूल्य का नियंत्रण होगा। ये तो हो गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं हम लोग। दूसरी कौन सी है आपकी? समाजवादी। चलिए तो समाजवादी देख लेते हैं क्या है। दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? आपका कौन सा क्षेत्र प्रधान होगा? इसमें आपका जो सामाजिक पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र प्रभावी होगा। उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन बोलते हैं फैक्ट्री, मशीनरी, जहां पे उत्पादन होता है, वस्तुओं जहां बनाई जाती हैं। तो उत्पादन के साधनों पर किनका अधिकार होगा? अधिकतर सरकार का। तो उत्पादन के साधनों पर
उत्पादन के साधन किसके हाथ में होंगे? सरकार के हाथ में। इसमें क्या होगा? मांग और पूर्ति के आधार पर नहीं होगा, इसमें वस्तुओं का मूल्य या उत्पादन किसके आधार पर होगा? प्लानिंग के आधार पर, नियोजन के आधार पर, नियोजन के आधार पर उत्पादन होगा। और समाज का कल्याण देखा जाता है इसमें, व्यक्तिगत लाभ ना देख के समाज का कल्याण या सामाजिक न्याय जिसको बोलते हैं कि जो वंचित हैं उन तक चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं, तो ये सारा हो गया आपका समाजवादी का। तो उत्पादन के साधन जैसे खान हो गए, खाने हो गई जो आपकी लोहे की खदान हो गई, इन सब पे, परिवहन के साधनों पे, संचार के साधनों पे, बड़े बड़े कृषि फार्म जैसे रूस में थी, रूस में साम्यवादी थी, समाजवाद का ही अगला रूप होता है परिष्कृत रूप, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती, अभी उस पर आ रहे हैं। तो इस ये हो गई आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अगली विशेषताएं देख लेते हैं हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी अर्थव्यवस्था है आपकी मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है आपका? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट, ये भी प्रभावी रहती है और निजी क्षेत्र भी रहता है। दोनों क्षेत्र आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में रहेंगे। अब क्या करें? गवर्नमेंट उन क्षेत्रों में रहेंगे जहां प्राइवेट सेक्टर कमजोर पड़ जा रहा है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये जो अर्थव्यवस्था का मिश्रित स्वरूप है, इंडिया में 1991 तक यही स्वरूप था। कुछ धंधे जो थे वो गवर्नमेंट के पास थे और कुछ धंधों में प्राइवेट, जैसे कपड़ा हो गया, स्टील हो गया, इन सब सेक्टरों में, नील हो गया और भी चीजें हो गई, इन सब सेक्टरों में कौन से थे आपके? इन सेक्टरों में आपका प्राइवेट सेक्टर था। और कुछ धंधे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के पास प्योरली थे, है ना। तो ये हो गई आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों प्रभावी रहेंगे। इसमें सामाजिक कल्याण भी रहेगा या सामाजिक न्याय जिसको बोलते हैं, सामाजिक न्याय भी लोगों को मिलेगा, प्लस उत्पादकता। उत्पादकता उसे बोलते हैं व्यक्ति की इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता, कम मूल्य पे ज्यादा वर्क हो, ज्यादा उत्पादन हो, उत्पादकता में भी वृद्धि यहाँ पे बनी रहती है। जबकि आपकी समाजवादी में क्या होता है? उत्पादकता में कमी आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, बीएसएनएल का सबके सामने उदाहरण है। बीएसएनएल इतनी बड़ी कंपनी थी, डूब गई क्योंकि उस हिसाब से वर्क नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट अभी क्या प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर में उत्पादकता बढ़ जाती है, जितना आप पूंजी लगाते हो उससे ज्यादा उत्पादन आपको मिलता है, लाभ कमाते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ को देखा नहीं जाता है, तो उस हिसाब से काम होता है और घाटे में चली जाती, तो उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। अगली अर्थव्यवस्था का प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार आपका कौन सा आ जाएगा? चौथा प्रकार है आपका साम्यवादी। साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है आपकी, वो विचार था आपका कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने बोला फ्रॉम everyone according to ability to each according to need। इनका क्या मतलब हुआ? इनका ये समाजवाद का ही एक रूप है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी जो क्षमताएं उसके अनुसार, और प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जो जरूरतें हैं दोनों पूरी हों। जो क्षमता है, काम कर रहा है तो उसकी उस लेवल पे पूरी हो, लेकिन वंचित इंसान भी ना रह जाए। तो यहाँ पे भी क्या होता है आपका कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्रभावी रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा प्रभावी रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ छूट देंगे कि आप काम करो। बाद में क्या होगा? आय का पुनर्वितरण करेंगे। ये चाइना में है, इसके कुछ उदाहरण देखो तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था आपकी चाइना, रूस और क्यूबा, इन 3 देशों में आपको मिलेगी। पूंजीवादी तो पूरा यूरोप पूंजीवादी है, अमेरिका पूंजीवादी है, पूंजीवादी हो गए। मिश्रित का मैंने बता दिया कि मिश्रित का पहले रूस था और इंडिया भी पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण था। तो ये अर्थव्यवस्था हो गई। इसमें भी क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो आपका है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, नियंत्रण रखता है, लेकिन किसी किसी जगह पे छूट दे देता है। तो ये तो हो गए आपकी अर्थव्यवस्था के प्रकार।
अब देख लेते हैं हम व्यष्टि और समष्टि देख लिया, बंद और खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये देख लेते हैं थोड़ा। बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसका बाहरी देशों से सीमित स्तर पर लेन देन होता है। वैसे तो परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि बाहरी देशों से कोई लेन देन ही ना हो, ना कोई एक्सपोर्ट हो ना इम्पोर्ट हो, किस चीज़ का, ना वस्तुओं का ना सेवाओं का। लेकिन ये आज की डेट में इम्पॉसिबल है कि कोई देश जिसका बाहरी देश से कुछ ना हो। तो इसकी अगर व्यवहारिक परिभाषा देखो तो सीमित लेन देन किससे, बाहरी देशों से। इंडिया भी 1991 में, इंडिया में 1991 में कुछ सुधार हुए थे, इकोनॉमिक सुधार, बहुत सारी चीजें खोली गई थी, बहुत सारी लाइसेंस प्रथा समाप्त की गई थी, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई की बहुत सारी जो है लिमिटें हटाई गई थी, तब जाके भारतीय अर्थव्यवस्था जो है खुली अर्थव्यवस्था बनी थी। नहीं तो 1991 से पहले इंडिया की अर्थव्यवस्था क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। और खुली अर्थव्यवस्था समझ गए होगे कि जिसका विदेशों से या बाहरी देशों से खुला ओपनली लेन देन हो, जो सीमाएं हैं वो बहुत ज्यादा अवरोध ना हो उस पर, तो वो हो गई आपकी खुली अर्थव्यवस्था। तो अब देख लेते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, वन बाई वन करके जो टॉपिक बताए स्टार्टिंग में हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यही है कि ये विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या होता है विकासशील अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था वो होती है जहां प्रति व्यक्ति आय लो हो, बेरोजगारी ज्यादा हो, निर्धनता ज्यादा हो, मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो, ये सारी क्या हो गई, जीवन का स्तर जो है, जीवन की गुणवत्ता जो है वो निम्न हो, ये सारी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अल्प विकसित इससे भी नीचे लेवल पे आ जाते हैं, और विकसित वो होते हैं ये सारी चीजें उच्च क्वालिटी की हो, जीवन स्तर उच्च क्वालिटी का हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची हो, है ना, अर्थव्यवस्था में जो ढांचा है बहुत हाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप्ड हो, तो ये हो गया विकसित का। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजी का अभाव, पूंजी का अभाव। अब पूंजी किसे बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि पूंजी क्या है, पैसा, पैसा पूंजी नहीं होता है। देश में अगर बोला जाए कि पूंजी में निवेश हुआ है ना, पूंजी बढ़ गई, पूंजी की बचत हो गई, तो पूंजी मतलब होता है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधनों में क्या आ जाता है, उद्योग, फैक्ट्री, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होता है आपका पूंजी। तो पूंजी का अभाव है देश में। दूसरा बेरोजगारी तथा निर्धनता, बेरोजगारी और निर्धनता ज्यादा है। इसके बाद निम्न प्रति व्यक्ति आय, जीवन की गुणवत्ता का निम्न स्तर, जीवन की गुणवत्ता का स्तर जो है वो निम्न। ये सारी चीजें आपकी क्या है, विकासशील। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो निम्न क्वालिटी की हो, पेयजल हो, स्वच्छता कमी हो, ये सारी चीजें आपकी कहाँ, विकासशील अर्थव्यवस्था की पहचान है। वही हमारी अर्थव्यवस्था है। अगली पहचान हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, एक तो हो गई विकासशील, दूसरी हो गई, दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मैं आपको बता चुका हूं अभी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, कि जहां पूंजीगत भी हो और समाजवादी दोनों के लक्षण जहां पे मौजूद हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। तीसरी हो गई तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। अब तीव्र गति से कैसे बढ़ रही, सबसे ज्यादा विकास दर जो है ना इंडिया की रहने वाली है। इस बार आईएमएफ ने जस्ट 2 दिन पहले ये अनाउंस किया है, सबसे ज्यादा दुनिया में विकास दर रहेगी वो इंडिया की रहेगी। तो तीव्र गति से बढ़ने वाली। विश्व बैंक और आईएमएफ में, विश्व बैंक तथा आईएमएफ में इंडिया का क्या है, शेयर बढ़ रहा है, इंडिया का प्रभाव भी बढ़ रहा है और शेयर भी बढ़ रहा है। इसके बाद 1991 के बाद सुधार, तो जिसको बोल सकते हो सुधारात्मक अर्थव्यवस्था। तो ये सारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं।
और वो जो विशेषता बताई थी वो आपकी विकासशील के अंदर बताई थी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी का भाव, तो वो विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी। अगला आ जाते हैं, टॉपिक क्या था अपना, दूसरा टॉपिक था आपका असमानताएं। असमानताओं पे चर्चा कर लेते हैं कि असमानताएं क्या होती हैं, किन्हें बोलते हैं असमानताएं। तो असमानता पे चर्चा करते हैं। असमानताएं होती हैं कि ये तो सबको पता है, शब्द से सब लोग को पता है असमानताएं क्या होती हैं। अंतर होता है लोगों की आय, व्यय या संपत्ति, किसमें, आय या व्यय या संपत्ति, इन तीन चीजों में अगर अंतर हो तो आपका क्या हो गया, असमानता है। अब असमानता पे जो अगली चीज बताने जा रहे हैं वो ध्यान रखना, ये यूपीएससी लेवल की है, लेकिन इतने सिंपल तरीके से बताएंगे कि कोई कांस्टेबल वाला भी बंदा अगर जुड़ा होगा तो उसको भी समझ में आएगा। तीन प्रकार के इंडेक्स होते हैं जो असमानताओं को मापते हैं। पहला है क्विंटाइल रेशियो, क्विंटाइल रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं पंचमक अनुपात। ये क्या होता है, असमानता नापने की चीज बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि जो ऊपर के 20% जो अमीर हैं उनका, तो 20% अमीर जो लोग हैं या जिनकी आय सबसे ज्यादा है वो 20% लोग, और नीचे के 20% लोग, 20% सबसे गरीब या जिनकी आय सबसे कम है, सबसे कम आय वाले, इनका जब अनुपात निकालते हैं तो क्या निकलता है, इनका अनुपात निकालते हैं तो इंडिया में ये है 5.6। 5.6 इतनी ज्यादा असमानताएं हैं कि वो ऊपर के 20% और नीचे के 20% से वो 6 गुने, 5.5 गुने ज्यादा अमीर हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि जो टॉप 1% है उनके पास 40% संपत्ति है देश की। जस्ट 3 दिन पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं। तो ये इंडिया में असमानताएं हैं। दूसरा रेशियो बताता हूं कौन सा है, दूसरा रेशियो होता है पाल्मा, पाल्मा रेशियो। इसको हिंदी में लिख सकते हो। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टर्म्स इंग्लिश में ही आप पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहेगा, वो टर्म्स, बाकी उनकी क्या विशेषताएं, क्या परिभाषा, वो तो हिंदी में बता ही रहा हूं, बस टर्म्स याद रख लो, क्योंकि हिंदी में भी इसको पाल्मा ही लिखोगे। तो जो पाल्मा रेशियो होता है वो बोलता है कि 10% जो सर्वाधिक आय वाले हैं देश के, सर्वाधिक आय वाले, उनकी आय, और अपॉन अगर उनको डिवाइड करो 40% सबसे कम आय वाले, सबसे कम आय वाले, इनसे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जो आपका रेशियो आएगा उसी को बोलते हैं पाल्मा रेशियो। ये भी आपका 1.4% है। तो सोचो 10% लोगों की आय 40% लोगों से भी 1.5 गुनी ज्यादा है।